गुड इवनिंग क्लास। तो जियोग्राफी की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इस चैप्टर का आज सेकंड क्लास है, जिसको मैं पार्ट 2 बता दे रही हूँ। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इस चैप्टर से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दो टाइप की थ्योरीज होते हैं, क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज में नेब्यूलर हाइपोथेसिस है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, टाइडल, बाइनरी और सुपरनोवा थ्योरीज है। एंड जो मॉडर्न थ्योरीज है उसके अंदर हमें बिग बैंग थ्योरी को देखना होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेब्यूलर हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। आज के क्लास में प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एंड टाइडल हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों आज का कंटेंट होगा। और कल के क्लास में ये सुपरनोवा थ्योरीज एंड बिग बैंग थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान पे देखना, नेब्यूलर, प्लैनेटेसिमल एंड टाइडल ये तीनों हाइपोथेसिस है, थ्योरीज नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब ये एक एजम्पशन है जिसका कुछ प्रूफ्ड थ्योरीज हमें नहीं मिला है, कोई प्रूफ्ड एविडेंसेस अभी तक नहीं मिला है। बट बाइनरी और सुपरनोवा ये थ्योरीज है और बिग बैंग थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी है। मतलब इसके ऊपर, इन थ्योरीज के ऊपर बेस करते हुए हमारे पास एविडेंसेस भी है, साइंटिफिक एविडेंसेस। ओके। तो आज के क्लास में हम लोग लास्ट दो हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नेब्यूलर हाइपोथेसिस से किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो। आज का क्लास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। कल की क्लास में जब मैं नेबुलर हाइपोथेसिस को डिस्कस कर रही थी, तब मैंने प्लैनेटेसिमल इस टर्म का मतलब बताया था। प्लैनेटेसिमल टर्म का मतलब था सॉलिड रॉक। ठीक है, रॉक्स को, सॉलिड बॉडीज को हम लोग प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। तो आज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में हमें उन सॉलिड रॉक्स के बारे में ही डिस्कस करना है। और सॉलिड जो रॉक्स हैं, जो रॉक्स मतलब जो सॉलिड रॉक्स है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और ये हाइपोथेसिस प्लैनेटेसिमल और सॉलिड रॉक्स से रिलेटेड है। क्लियर? देखते हैं कि ये क्या बताता है हमें। द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स हाउ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम were formed। अभी तक जितने भी हाइपोथेसिस हमने देखा है, उन हाइपोथेसिस का मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि किस तरीके से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है, ये बताना। ठीक है। इट वाज बाय थॉमस क्रोडर चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन इन 1905। 1905 में थॉमस क्रोडर चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। ज्यादातर टाइम चैम्बरलिन ये नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है जब भी इस हाइपोथेसिस के बारे में बात होती है। According to this hypothesis, a pulsar came close to the sun and its gravitational pull drew out material from the sun। ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस है इसका मेन क्रक्स क्या है, मेन स्टोरी का जो स्टोरी लाइन क्या है, ये इसमें कहा जा रहा है कि ये एक सन है। सन के पास एक मूविंग स्टार आता है, एक पासिंग स्टार आता है। ठीक है, और ये पासिंग स्टार क्या करता है, सन से ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा सारा मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम सन। और वहीं से ये हाइपोथेसिस का सारा स्टोरी बेस्ड है, और वहीं से ये अपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। दिस मटेरियल cooled and formed small solid bodies called planetesimals, and these planetesimals gradually joined together to form planets। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले स्टार था, उसके पास एक पासिंग स्टार आया जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से सन से काफी सारा मटेरियल को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ये जो मटेरियल था, जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल था, ये कूल डाउन हुआ, उसके बाद छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स में कन्वर्ट हुआ।
और बाद में बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स एक साथ मिलके प्लैनेट को फॉर्म करते हैं। ये मोटा-मोटा 3 लाइन में 3 सेंटेंस में ओवरव्यू है इस हाइपोथेसिस का। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से ये हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। फर्स्ट, according to this hypothesis, the sun already existed. नेबुलर में हमने क्या देखा कि सन क्रिएट होता है, सन का फॉर्मेशन पहले होता है, उसके बाद बाकी प्लैनेट्स आते हैं। बट इस हाइपोथेसिस में बोला जा रहा है कि देखो, सोलर सिस्टम में जो सन है ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था। द सन हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड बिफोर द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के फॉर्मेशन से बहुत पहले से ही सन एग्जिस्ट करता था यूनिवर्स में। इट वाज द ओनली मेजर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में यही ओनली मेजर ऑब्जेक्ट हुआ करता था बिफोर प्लैनेट्स। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप समझ आया कि पहले स्टेप में ये हाइपोथेसिस क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो, सोलर सिस्टम में पहले से ही सन एग्जिस्ट करता था और यही एक ओनली मेजर ऑब्जेक्ट हुआ करता था बिफोर प्लैनेट्स। क्लियर है? दूसरे पॉइंट पे, दूसरे स्टेप पे ये बताते हैं कि जब यूनिवर्स में सिर्फ अकेला लौता सन एग्जिस्ट करता था, उस दौरान एक लार्ज स्टार इसके पास आता है। एक बहुत बड़ा सा स्टार इस सन के पास आता है, और ये जो स्टार है ये पासिंग स्टार है। पासिंग स्टार मतलब जो मूव कर रहा है। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या हो रहा है। इट्स ग्रेविटेशन फोर्स pulled out streams of hot gases from the sun. ये एक सन है, इसके पास एक स्टार आया है जो कि पासिंग स्टार है, और ये स्टार ने क्या किया है? सन से पुल्ड आउट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से। थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड आउट, क्या पुल्ड आउट कर लेता है? स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, बहुत सारा हॉट गैसेस की स्ट्रीम को ये पुल्ड आउट कर लेता है फ्रॉम सन। क्लियर है? थर्ड स्टेप पे ये हाइपोथेसिस में कहा जाता है कि पुल्ड आउट करने के बाद ये जो गैस था, स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेस थे, ये कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेस बिकम कूल्ड। ठीक है, कूल डाउन। उसके बाद जैसे जैसे ये स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेस कूल डाउन होता गया, वैसे वैसे वो स्मॉल सॉलिड पीसेस में टूटने लगे, ब्रेक होने लगे। ठीक है, समझ आया? थर्ड स्टेप में जो हमें स्मॉल सॉलिड पीसेस का फॉर्मेशन देखा, समझ आया कैसे हुआ? ये वही स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेस हैं जिसको सन से पुल्ड आउट किया गया था थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पासिंग स्टार। क्लियर है? देन फोर्थ स्टेप में बोला जा रहा है कि ये जो स्मॉल सॉलिड पीसेस थे, इसी को हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलने लगे। ठीक है, और उसके बाद प्लैनेटेसिमल्स मूव करने लगे अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। फिर उन्होंने बोला कि देखो, उसके बाद सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी था, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो प्लैनेटेसिमल्स थे, इनका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो इन सब की वजह से बाद में ये प्लैनेटेसिमल्स अपने अपने ऑर्बिट पे सन के चारों ओर घूमने लगे। क्लियर? ऐसे ऐसे करके घूमने लगे, और इसी मूवमेंट के दौरान, इसी रिवॉल्यूशन के दौरान प्लैनेटेसिमल्स कोलाइडेड एंड जॉइंड टुगेदर। जैसे जैसे वो स्पीड में घूमते गए, वैसे वैसे वे एक दूसरे के साथ टकराते गए, कोलाइडेड होते गए, और एक दूसरे के साथ जॉइंट होते गए। ठीक है, जैसे जैसे वो घूमते गए, वैसे वैसे एक दूसरे के साथ टकराया, किसी के साथ जॉइंट हो गया तो किसी से बिखर गया। ठीक है,
और इसी तरीके से इनका एक साथ इकट्ठे एक प्लैनेट जैसा फॉर्मेशन शुरू हो गया। एक दूसरे के साथ ये कोलाइड किए, जॉइन किए और ओवर द मिलियंस ऑफ इयर्स दे बिकेम लार्जर एंड फॉर्म द प्लैनेट्स। बहुत टाइम बाद, मिलियन इयर्स बाद, ये जितने भी प्लैनेटेसिमल्स थे, ये एक दूसरे के साथ मिलके लार्जर फॉर्म पे पहुंच गए और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अदर ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद कुछ लेफ्ट ओवर प्लैनेटेसिमल्स थे जो किसी के साथ जॉइंट नहीं हुए, वो एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स और मेटेओरॉइड्स की तरह वो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर चुके थे। मतलब वो बस लेफ्ट ओवर प्लैनेटेसिमल से एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स और मेटेओराइट्स बने। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? अभी पहले हम लोग इसका ना एक इमेज देखेंगे। जो स्टेप्स मैंने बताया समझ आया? गुड। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए थोड़ा सा मुझे एकदम डिटेल्स में डिस्कस करना पड़ रहा है ना? देखते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। सबसे पहले ये देखो, सन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप में सन हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड बिफोर द प्लैनेट्स। फिर क्या पता चलता है? ए स्टार पास्ड नियर द सन, ए जायंट स्टार केम क्लोज टू द सन। एक बहुत बड़ा सा स्टार, ये देखो वो स्टार है, ये क्या करता है? सन के पास आता है और अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के थ्रू स्ट्रीम्स ऑफ हॉट गैसेस को ये पुल्ड आउट कर लेता है फ्रॉम द सन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से पुल्ड आउट हो रहा है। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गैस थे ये देखो कूल डाउन होने लगे और ये हॉट गैसेस धीरे धीरे कूल डाउन होने लगे स्पेस में। हॉट गैसेस जो सन से निकला था वो धीरे धीरे इस स्टेज में, स्टेज 3 में आके कूल डाउन होने लगे और सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है? प्लैनेटेसिमल्स वेर फॉर्म। जैसे जैसे वो हॉट गैसेस का स्ट्रीम कूल डाउन होता गया, वैसे वैसे वो स्मॉल सॉलिड पीस में कन्वर्ट होते गए, जिनको हम लोग प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये देखो प्लैनेटेसिमल्स कितने सारे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। उसके बाद ये क्या करने लगे? उसके बाद ये मूव करने लगे। द प्लैनेटेसिमल्स कोलाइडेड एंड जॉइंड टुगेदर। और ये कब हुआ? जब ये सन के चारों ओर मूव करने लगे। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे फॉर्म्ड द प्लैनेट। छोटे छोटे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करते 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 ये देखो इतना बड़ा एक प्लैनेट को फॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे ये अभी प्लैनेटेसिमल की कंडीशन पे ही है। प्लैनेटेसिमल्स है। क्लियर? एट लास्ट अदर ऑब्जेक्ट्स, जो लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्ट्स रह गए थे, जो किसी के साथ फॉर्मेशन नहीं किया, ज्वाइंट नहीं किया, तो वो एस्टेरॉइड्स बन गए, कोमेट्स बन गए, मेटेओराइड्स बन गए। क्लियर है? समझ आया? बहुत ही सिंपल थ्योरी है, अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी है ना? अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एवरीथिंग। ना प्लैनेटेसिमल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अभी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये स्मॉल रॉकी सरफेस है, स्मॉल रॉकी बॉडीज है और मेटेलिक बॉडी भी है। स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी इन स्पेस। स्पेस में जो रॉकी बॉडीज अवेलेबल होंगे, मेटेलिक बॉडी अवेलेबल होंगे, उनको हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलेंगे। प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कोई भी रॉक होगा उसको प्लैनेटेसिमल्स नहीं बोलेंगे।
स्पेस में जो रॉकी बॉडीज मिलेगा उसको हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल्स से ही प्लैनेट्स बने हैं, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। मेनी प्लैनेटेसिमल्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म प्लैनेट्स, और बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स एक साथ ज्वाइंट होके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेन फीचर क्या है, 1905 में इसको प्रपोज किया गया था, इस थ्योरी को किसने किया था ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एज्यूम्स, यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है सन फॉर्म द फर्स्ट ए पासिंग स्टार, जो कि सारे मटेरियल को पुल्ड आउट कर लेता है। स्मॉल रॉकी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है जिसको प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं, और उसके बाद प्लैनेटोसिमल्स से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है। बात करेंगे कुछ एडवांटेज की कि इस हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसका एडवांटेज क्या है। इट एक्सप्लेन्स हाउ प्लैनेट्स हैव ग्रोन फ्रॉम स्मॉल सॉलिड बॉडीज। इस हाइपोथेसिस से हमें पता चला है कि कैसे छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज से एक बड़ा सा प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये आइडियाज साइंटिस्ट को मिला है यहाँ से। इट इंट्रोड्यूस्ड द इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ प्लैनेटेसिमल्स व्हिच इज स्टिल यूज्ड इन मॉडर्न थ्योरीज। इस हाइपोथेसिस के थ्रू साइंटिस्ट ने प्लैनेटेसिमल्स के बारे में देखा, और ये प्लैनेटेसिमल्स आज के डेट पे भी मॉडर्न थ्योरीज में यूज होते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस है, यहाँ से हमें एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओरॉइड्स के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि इनका जो बॉडी है, प्लैनेटेसिमल्स का जो बॉडी है वो सिमिलर है। तो यहाँ से हमें ये भी आइडिया मिलता है कि जो एस्टेरॉइड्स है, मेटेओरॉइड्स है, वो भी प्लैनेटेसिमल से बने हैं। क्लियर। अब लिमिटेशंस क्या है, हम सबको समझ में आ ही रहा है कि ये बहुत ज्यादा एक वीक हाइपोथेसिस है, क्योंकि सन कैसे पहले से एग्जिस्ट करता था, इसका कुछ एविडेंस हमें नहीं मिला है। अचानक से ऐसा कौन सा स्टार का इमर्जेंस हो गया था जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सन से मटेरियल को पुल्ड आउट कर सकता है, ये भी बहुत ही मतलब इनवैलिड पॉइंट लगा है ना। उसके बाद कि कैसे जो गैस पुल्ड आउट हुए थे सन से, वो कैसे स्प्रेड हुए स्पेस पे, ठीक है, और कैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे प्लैनेटेसिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है बहुत ज्यादा वैलिड नहीं लगा। ठीक है, मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता है कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ होगा। मॉडर्न जो थ्योरीज है इस हाइपोथेसिस को नहीं मानता है। ठीक है, today scientists mostly support the nebular hypothesis and the solar nebula hypothesis। ठीक है, अगर साइंटिस्ट अभी मॉडर्न टाइम पे रिसर्च कर रहे हैं सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के ऊपर, तो वहां पे नेब्यूलर हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान में रखा जाता है कि नेब्यूलर हाइपोथेसिस में जो भी इंफॉर्मेशन हमें उस थ्योरीज में मिली है, उस हाइपोथेसिस में मिली है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं उसको थोड़ा बहुत देखते हैं। बट ये जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है इसको उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है मॉडर्न स्टडीज में, मॉडर्न रिसर्च में। क्लियर है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस का जो बिगिनिंग पोर्शन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, तो कंफ्यूज मत होना, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिफरेंट है बट थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेगा। This is explained how planets of the solar system were formed। टाइडल हाइपोथेसिस में सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। किसने दिया था? जेम्स जीन्स ने दिया था, और बाद में हेराल्ड जेफरी ने 1917 में इसको प्रपोज किया था। According to this hypothesis, a very large star passed close to the sun। ये वाला जो पॉइंट है ये सिमिलर है टू द प्रीवियस हाइपोथेसिस। वहां पे भी हमें सन के पास एक पासिंग स्टार देखने को मिला था, और इस हाइपोथेसिस में भी हमें सन के पास एक पासिंग स्टार देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक स्टार, ये सन है, इसके पास एक पासिंग स्टार है। अब इस पासिंग स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह
मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम किया था वो टाइडल फोर्स था, ठीक है। इस पासिंग स्टार के पास ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स था और इसी ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स की वजह से इसने सन से लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस को कूल्ड आउट कर लिया था। इससे पहले जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोला गया है, बट टाइडल हाइपोथेसिस में ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स के बारे में ही बोला जा रहा है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा और यही एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दिस टू हाइपोथेसिस। क्लियर है? और उसके बाद गैस जब कूल डाउन होता है फिर कंडेंस्ड होता है और उसके बाद प्लैनेट का फॉर्म होता है। इससे पहले के थ्योरी हाइपोथेसिस में हमने देखा कि गैस कूल डाउन होता है, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स बनाते हैं, ये बाद में जाके एक साथ चिपक जाते हैं और एक प्लैनेट का फॉर्मेशन करते हैं। पर यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो हॉट स्ट्रीम गैस है ये कूल डाउन होता है, कंडेंस्ड होता है और उसके बाद ये प्लैनेट को फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे तो ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सन ऑलरेडी एग्जिस्टेड मैंने बताया है, इसके लिए मैं ये पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इस हाइपोथेसिस में भी बोला जा रहा है कि देखो सन पहले से ही एग्जिस्ट करता था स्पेस में और इसके बाद प्लैनेट्स आया है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा स्टेप पे क्या बोला जा रहा है कि एक जायंट स्टार था, बहुत बड़ा सा स्टार था नियर द सन, ठीक है, और वो सन के क्लोज आया और टाइडल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इमर्ज हुआ इस स्टार में और उसने क्या किया, सन से स्ट्रीम ऑफ हॉट गैसेस को पुल्ड आउट कर लिया अपनी तरफ। तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो टाइडल फोर्स की वजह से जनरेट हुआ था। क्लियर है? अब ये जो हॉट गैस था ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे पासिंग स्टार में आता गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे इसको स्ट्रेच करके पहुंचाया गया। द टाइडल फोर्स पुल्ड अ लॉन्ग cigar shaped stream of hot gas from the sun. This stream stretched into the space, ठीक है। और ये जो स्ट्रीम से ये स्पेस में स्ट्रेच होता हुआ इस जायंट स्टार में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो गैस थे ये कूल डाउन होता गया, ठीक है। हॉट गैस ग्रेजुअली कूल, इट ब्रोक्स इनटू लार्ज ब्लॉब्स ऑफ गैस। उसके बाद देखो पहले ये एक स्ट्रीम हुआ करता था, उसके बाद जैसे जैसे ये हॉट गैस कूल डाउन होता गया वैसे वैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में गैसियस चेम्बर्स में कन्वर्ट हो गया, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ गैस बन गया, ठीक है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्लियर है। छोट पहले देखो ये इतने लंबे लंबे स्ट्रीम्स हुआ करते थे, उसके बाद ये छोटे छोटे लार्ज ब्लॉक्स ऑफ गैस बन गए। ओके, उसके बाद these blobs cooled further and became solid planets। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ब्लॉब्स थे ये जब छोटे मतलब और ज्यादा कूल डाउन हुए और यहाँ से ही प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? द प्लैनेट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और जब ये ब्लॉब्स सॉलिड प्लैनेट्स में कन्वर्ट हुए फिर ये क्या करने लगे, सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे और लेफ्ट ओवर मटेरियल जो प्लैनेट नहीं बन पाए वो स्मॉल मून्स, एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स, मेटेओरॉइड्स बन गए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल हाइपोथेसिस है। अभी हम लोग पहले इसका इमेज पे जाएंगे फिर बात करेंगे। देखो इमेज तो दिख रहा होगा आप सबको।
फर्स्ट स्टेज सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे कोई डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं। दूसरा, ए जायंट स्टार पास नियर द सन, ये एक सन, ये हमारा सन है, ये जायंट स्टार है। अ वेरी लार्ज स्टार केम क्लोज टू द सन। उसके बाद ये देखो, हॉट गैस was pulled out. A, the tidal force pulled a long cigar-shaped stream of hot gas from the sun. अब ये जो स्ट्रीम था फ्रॉम सन टू द पासिंग स्टार, तो ये जो स्ट्रीम था इसका शेप क्या था? सिगर शेप में था। सिगर शेप में ये हॉट गैस का स्ट्रीम एक जगह से दूसरी जगह पे स्ट्रेस्ड आउट हो रहा था, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे ये स्ट्रीम है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गैस ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे जैसे ये स्ट्रीम कूल डाउन होता गया, वैसे वैसे ये छोटे छोटे गैस ब्लोब में कन्वर्ट होता गया, ठीक है। गैस ब्लोब में छोटे छोटे देखो गैस ब्लोब में कन्वर्ट होते गया। उसके बाद जैसे जैसे गैस ब्लोब्स और कूल डाउन होता गया, वैसे वैसे प्लैनेट्स फॉर्म होता गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये जैसे ही प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। These blobs cooled further and became small solid planets. The planets started revolving around the sun. Leftover material जो कूल डाउन नहीं हो पाए, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, तो वो स्मॉल मून्स फॉर्म किया। वो सारे लेफ्ट ओवर मटेरियल्स ने स्मॉल मून्स फॉर्म किया, एस्टेरॉइड, कुम्स और मेटेओराइट्स का फॉर्म किया। क्लियर है? समझ आया? टाइडल फोर्स क्या होता है? ये एक ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल फोर्स से आप सबको पता है, जो टाइड से जनरेट होते हैं, ठीक है। Exerted by one object on another. In this hypothesis, the passing star's gravity pulled material away from the sun. यहाँ पे टाइडल फोर्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरेट हुआ था, उसकी वजह से ही मटेरियल को सन से पुल्ड आउट किया गया था। मेन फीचर्स क्या है? यहाँ पे प्रोपाउंडर का नाम दिया गया है। सबसे पहले सन का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद एक पासिंग जायंट स्टार पास में आता है सन के। टाइडल फोर्स की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हॉट गैसेस को पुल्ड आउट किया जा, मतलब जिसकी वजह से हॉट गैसेस का स्ट्रीम पुल्ड आउट हो चुका था फ्रॉम सन। द गैस कूल्ड एंड कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स। उसके बाद ये हॉट गैसेस जैसे जैसे कूल डाउन होता गया, वैसे वैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन होता गया। एडवांटेज क्या है? इट एक्सप्लेन्ड हाउ मटेरियल कुड बी पुल्ड अवे फ्रॉम द सन। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई मटेरियल सन से पुल्ड आउट हुआ होगा तो वो किस तरीके से हुआ होगा। तो ये आइडिया हमें इस हाइपोथेसिस से मिला है। इट इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट ग्रेविटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लैनेट फॉर्मेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्लैनेट फॉर्मेशन में ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया हमें इस हाइपोथेसिस से समझ में आया है। इससे पहले की दो हाइपोथेसिस से क्लियर तो हुआ है, बट यहाँ से हमें एक क्लियर कट एविडेंस भी मिला है, ठीक है। help scientists develop later theories about the origin of solar system। और इसी हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करके जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने मॉडर्न थ्योरीज को जनरेट किया है। लिमिटेशंस क्या है? बहुत सारे लिमिटेशंस है, आपको तो पता ही होगा कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अनलाइकली चीजों को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से एक सन के पास एक मूविंग स्टार आता है, ठीक है, और कैसे सारे मटेरियल स्पेस में चले जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है कि कैसे वो हॉट स्ट्रीम स्मॉल होता है, कूल डाउन होता है, उसके बाद वो प्लैनेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है चीजों को, ठीक है। सॉलिड वैलिड पॉइंट्स नहीं है। कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम की ऑल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस डज नॉट सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस।
टुडे नेबुलर हाइपोथेसिस को ही एक एक्सेप्टेंस मिला है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, टाइडल हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी एंड सुपर बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के क्लास से किसी को कोई डाउट है? एनीवन? थोड़ा सा जल्दी बताइए। ओके, तो फिर थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।